हाँ, ये सवाल है सर कि ट्रम्प की दादागिरी हाँ। कैसे रोकी जा सकती है, कैसे कंट्रोल की जा सकती है, और क्या अमेरिका जो है वो बेलगाम हो गया है? जी। यहाँ पे मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा मुनीश जी कि सिर्फ यह कह के हम अगर निकल जा रहे हैं तो हम सिर्फ बात को कहने का आनंद ले रहे हैं कि ट्रम्प की दादागिरी चल रही है। हमें बात इस पे करनी चाहिए कि इस पे नकेल कैसे लगेगी। जाहिर सी बात है कि जब शक्ति का संतुलन गड़बड़ होता है तो जो बाकी बचता है वह पहले सर्वशक्तिमान होगा, फिर वो तानाशाह हो जाएगा। निश्चित। उठा के देख लीजिए, पूरी हिस्ट्री पटी पड़ी है। रसा जब अमेरिका के समतुल्य था, शक्ति संतुलन में था, तो पूरी दुनिया में बैलेंस बना हुआ था। अमेरिका को लगता था कि रसा काउंटर कर जाएगा, रसा को लगता था कि अमेरिका काउंटर कर जाएगा। मैं सोवियत संघ की बात कर रहा हूं। और 9 राष्ट्रों में सोवियत संघ के विखंडित होते ही अमेरिका ने अफगानिस्तान को रौंद दिया, अमेरिका ने इराक को रौंद दिया, और आज की तारीख में ईरान रौंदा जा रहा है। यह सिर्फ इसलिए है कि शक्ति का संतुलन पूरी दुनिया में बराबर नहीं है। यह तो पहला ऑप्शन है। अब ये 2 स्थितियां हैं। एक तो दूसरों के द्वारा हम अपनी सुरक्षा के लेवल पे बात करें, और दूसरा हम अपने लेवल पे अपनी सुरक्षा की बात करें। जैसे उदाहरण के तौर पे यूक्रेन का झगड़ा क्या था? रशिया ने कहा कि भाई मेरे पड़ोस में लाके 12 कंट्रियों को, जो हमारे दुश्मन हैं नाटो वाले, उनको मत बैठाओ। तुमको जो चाहिए हम देने को तैयार हैं, सहायता लो, विकासशील से विकसित राष्ट्र बन जाओ। लेकिन कहीं जेलेंस्की को यह था कि शायद वो 12 कंट्रियां हमको ज्यादा सहायता सहूलियतें दे पाएंगी जो रशिया नहीं दे पाएगा। महत्वाकांक्षा ज्यादा थी। और सिर्फ इतनी सी बात पे आज तक यूक्रेन युद्ध के अंतर्गत अपनी अर्थव्यवस्था को तोड़ते हुए एक उस लेवल पे जा रहा है जहां बर्बादी के सिवा इतिहास में कुछ भी नहीं लिखा जाएगा। अब ईरान पे आइए। एक परमाणु संपन्न राष्ट्र होने की जिद को लेकर मैं ये नहीं कहता कि उसे नहीं होना चाहिए, मैं सिर्फ एक उस स्थिति पे ले जा रहा हूं जहां से किसी व्यक्ति का एक आधार छीना जा सकता था जो युद्ध करने के लिए हमारे ऊपर आमादा है। ये अलग बात है कि बाद में ये सोचनीय विषय हो सकता है कि क्या अगर ईरान कह देता कि मैं परमाणु बम नहीं बनाऊंगा तो अमेरिका छोड़ देता? शायद नहीं, तब भी नहीं छोड़ता। तो सवाल यहीं पे उठता है कि इतने के बावजूद आज तक भारतवर्ष प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध या इस तरह के किसी युद्धों में क्यों नहीं उलझा? सही बात, ये बड़ा सवाल उठता है जी। आज तक नहीं उलझा, और उसके पीछे कारण है एक साइंस का लॉजिक है। नहीं, प्रथम विश्व युद्ध और दूसरे विश्व युद्ध तक तो भारत मान लीजिए भाई अमेरिका था, वो अंग्रेज थे। हाँ। लेकिन गया उनके साथ। हाँ। गांधी जी के कहने पे। हाँ, लेकिन एक सवाल ये भी अभी बड़ा चर्चा में है कि सब पूरी दुनिया, जैसे मैंने शुरुआत में कहा भी है हाँ। कि सारी दुनिया आपस में कहीं ना कहीं उलझी हुई है। भारत एक ऐसा राष्ट्र है जो शांत है, सुरक्षित है और प्रगतिशील है। तो इसको सर आप इसको भी आप अपने उसमें शामिल करिएगा। और मेरा ये मानना है पर्सनली कि जो आज वर्तमान में जो सरकार है ये उसका मतलब परिणाम है, उनके दूरदर्शिता का परिणाम है, जो भारत पूरी दुनिया में उथल पुथल मचे होने के बावजूद सुरक्षित है। देखिए, उसको एक छोटा सा मैं स्पोर्ट्स के नज़रिए से ही आपको उदाहरण देकर समझाने का प्रयास करूं कि जैसे क्रिकेट का मैच हो रहा है तो 2 टीमें खेल रही हैं, ठीक है, उसमें एक एम्पायर आ गया। एम्पायर की जिम्मेदारी क्या दे दी गई साहब कि कौन आउट है कौन आउट नहीं है तुम दो। लेकिन फिर ये माना गया कि साहब हो सकता है कि जो एम्पायर की भूमिका में है वह पार्शियलिटी कर दे, तो एक थर्ड एम्पायर भी रखा गया। थर्ड एम्पायर के ऊपर कहीं ना कहीं दोनों टीम और एम्पायर इन तीनों का विश्वास है कि वो न्यूट्रल है। इसलिए जब वो एक अंपायर ऐसे हाथ करता है तो थर्ड एम्पायर फिर बताता है सब सोच समझ के कि वो आउट है या आउट नहीं है। भारत थर्ड अंपायर है,
ग्राउंड के झगड़े की आंच थर्ड एम्पायर तक कभी नहीं जाएगी, वो एम्पायर तक ही जाएगी। लेकिन इससे भी अलग हट के एक और पॉइंट है, भारत ने हमेशा कहा कि हम बुद्ध के देश के रहने वाले हैं, युद्ध समस्या का समाधान नहीं है। यानी दूसरे शब्दों में भारत सांसारिकता की बात नहीं कर रहा है, भारत अध्यात्म की बात कर रहा है। और अध्यात्म की दुनिया में झगड़ा नहीं होता, झगड़े सांसारिक दुनिया में होते हैं। इसलिए कारण है कि आज की तारीख में भारत जो शुरू से ही, अगर आप देखें तो भारत गुट निरपेक्ष राष्ट्रों के अंतर्गत शामिल होता था, जिसे मैंने क्रिकेट की दुनिया के न्यूट्रल एम्पायर की परिभाषा दी। सब तो वही है ना, हम किसी गुट में शामिल नहीं हैं। तो हम किसी गुट में शामिल नहीं हैं तो किसी गुट को हमसे क्या लेना देना, हमारे प्रति उनका आक्रोश क्या हो सकता है। इसलिए निश्चित तौर पे यह स्ट्रेटजी पूरे देश की जनता के हित में है, निश्चित तौर पे ये स्ट्रेटजी पूरे देश के विकास के हित में है, और निश्चित तौर पे यह पूरी की पूरी स्थिति देश को बहुत आगे ले जाने के परिप्रेक्ष्य में है। युद्ध सिवाय बर्बादी के कुछ भी नहीं देगा। हाँ, ये अलग बात है कि आप ये कह सकते हैं कि अमेरिका जैसे पावरफुल राष्ट्र कुछ गेनिंग करें, लेकिन बहुत लंबी उम्र इसकी भी नहीं होगी। और यहाँ एक चीज और बता दें, यह कुछ भी कर लीजिए होके रहेगा। कारण क्या है, अगर ट्रंप को हम हटा भी दें कि साहब चलिए ट्रंप को हटा दिया, इनकी दादागिरी खत्म हो गई जी, तो एक दूसरी दादागिरी प्रारंभ हो जाएगी, और वह दादागिरी है इस्लामिक आतंकवाद की। हाँ सर, ये क्या किसी को ये लगता है कि अगर ट्रंप हट जाएंगे तो ये इस्लामी आतंकवाद पूरी दुनिया में अपने पांव नहीं पसारेगी? हमास क्या है भाई, हिजबुल्लाह क्या है, इनको सब और 7 अक्टूबर की बात टीवी चैनलों के ऊपर करने वाले लोग बहुत सुंदर शब्दों में बोल के किनारे हो जाते हैं। बताना चाहिए ना कि 7 अक्टूबर को क्या हुआ था। हमास ने गर्भवती यहूदी महिला को पेट चीरकर, बच्चा निकालकर, काट कर उसका खून गिलास में पिया था, और पूरी दुनिया को दिखाया था कि हम इस तरह से निपट सकते हैं यहूदियों से। और इसके तर्क में लोग खड़े होंगे। बर्बरता की जितनी नीचता हो सकती है उस लेवल तक गए वो। और फिर साइंस का एक लॉजिक है कि प्रत्येक क्रिया के प्रति बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है साहब जी। तो आप क्रिया मत कीजिए ना, तो प्रतिक्रिया भी नहीं होगा। आप क्रिया करके अगर सोच रहे हैं कि प्रतिक्रिया ना हो, तो ऐसा नहीं है, ऐसा संभव नहीं है, न साइंस में और न व्यवहारिकता में जी।